नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विपक्षी एकता की बात करने वाली ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस लगातार कांग्रेस में सेंध लगा रही है। ममता की पार्टी लगातार अलग अलग राज्यों के कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रही है और अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। ये असम, गोवा से लेकर बाकी राज्यों में भी किया जा रहा है। इसी क्रम में अब रिपोर्ट है कि कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें, ममता बनर्जी इस वक्त दिल्ली के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि वो विपक्षी एकता को लेकर बातचीत करेंगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की इस बार मुलाकात ना हो। लगातार नेताओं को तोड़े जाने से कांग्रेस भी ममता बनर्जी से खिन्न बताई जा रही है। बता दें, कीर्ति आजाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और साल 2018 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस रेट याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के दायरे में आने वाले एक प्लॉट के लैंड यूज में बदलाव को चुनौती दी गई थी। इस प्लॉट पर ही देश के उपराष्ट्रपति के नए आधिकारिक आवास का निर्माण किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया कि एक हरे भरे और खुले क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र में बदलना जनहित के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लगभग 6 एकड़ हरित क्षेत्र पर कब्जा करने का ये प्रस्ताव है। इस याचिका की सुनवाई में न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि तो आम लोगों से सुझाव लेना होगा कि उपराष्ट्रपति का घर कहाँ स्थित होना चाहिए। क्या ये अंकगणित की बात है कि 10 मीटर क्षेत्र दिया जाता है तो 10 मीटर क्षेत्र कहीं और प्रदान करना पड़ता है। जस्टिस खानविलकर ने कहा कि हमें एक निर्णय दिखाएं जो कहता हो कि एक बार मनोरंजन क्षेत्र के रूप में वर्णित एक जमीन को बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता है। ये नीति का मामला है और राष्ट्रपति का आवास, उपराष्ट्रपति का आवास कहाँ हो सकता है। हर चीज की आलोचना की जा सकती है, लेकिन आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। टीएमसी की ओर से त्रिपुरा की बीजेपी सरकार के खिलाफ शीर्ष अदालत में अवमानना याचिका दायर की गई। टीएमसी का कहना है कि शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि त्रिपुरा सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि स्थानीय निकाय चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को प्रचार से न रोका जाए और सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन बीजेपी की सरकार उनको रैलियां और प्रचार करने से रोक रही है। इसी को लेकर सुनवाई करते हुए जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने त्रिपुरा सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि वो हमें आज ही 12:45 तक ये बताएं कि उसने इस निकाय चुनाव में सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आपको 1.5 घंटे का समय देंगे। हम चाहते हैं कि आप डीजीपी और गृह सचिव से विस्तृत निर्देश लें और बताएं कि क्या विशेष व्यवस्था की गई है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें बताएं कि आपने आज के चुनाव प्रचार, चुनाव पूर्व प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया और मतगणना और मतों की घोषणा तक के लिए क्या सुरक्षा की व्यवस्था की है। इसके बाद ही हम कुछ कहेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी ने अब अपनी किताब में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाई हैं। उन्होंने अपनी नई किताब में मुंबई हमले को लेकर मनमोहन सिंह सरकार पर निशाना साधा है। मनीष तिवारी ने अपनी आने वाली किताब में कहा है कि मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। आजकल कांग्रेस के अंदर ही उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाते रहने वाले मनीष तिवारी ने लिखा है कि कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी है। मनीष तिवारी ने मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा कि भारत को उस समय अमेरिका की तरह ही जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। मनीष तिवारी ने अपनी किताब के जरिए बीजेपी को मौका दिया है, जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय समेत कई नेताओं ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि सलमान खुर्शीद के बाद एक और कांग्रेसी नेता ने अपनी किताब बेचने और अपने फायदे के लिए यूपीए को दोषी बताया है। मालवीय ने कहा कि मनीष तिवारी ने अपनी नई किताब में 26/11 के बाद संयम के नाम पर यूपीए सरकार की कमजोरी की आलोचना की है। एयर चीफ मार्शल फली मेजर पहले से ही ये कहते रहे कि भारतीय वायुसेना हमले के लिए तैयार है, लेकिन यूपीए सरकार जमी रही। मोदी सरकार ने यू टर्न लेते हुए कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन अभी इन्हें रद्द किए जाने की संवैधानिक प्रक्रिया बाकी है। किसानों ने भी कहा है कि वे संसद में इन्हें रद्द होते देखना चाहते हैं। सरकार इस काम में जुट गई है और वह तमाम राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि सरकार इस सत्र में इन कृषि कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया को पूरा कर देगी। इधर बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। बैठक में केंद्रीय कैबिनेट कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को मंजूरी दे सकती है। संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें हिस्सा लेंगे। ये बैठक 28 नवंबर को होगी। इसमें कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी को लेकर गारंटी कानून बनाए जाने पर बातचीत हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर चीन को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि चीन हर गुजरते हुए दिन के साथ एक नई हिमाकत कर रहा है।
इससे बुरा क्या होगा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 2 एन्क्लेव बना लिए हैं और सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। साझा की गई तस्वीर में कांग्रेस ने यह भी लिखा है कि और कितने बुरे दिन दिखाएगी मोदी सरकार। बता दें, रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक 100 घरों का गांव बसा लिया है और एक 60 इमारतों का एन्क्लेव बना लिया है। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का चुनाव न होने पर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। डेरेक ने कहा कि मिस्टर मोदी और शाह संसद की किसे परवाह है। वर्तमान लोकसभा में अभी भी डिप्टी स्पीकर नहीं है। पद के चुनाव के लिए औसत समय 2 महीने है और 2019 में आपको सरकार बनाए हुए 2 साल हो चुके हैं। सत्र 29 नवंबर से शुरू है। अभी भी संसद में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है। इसके साथ ही डेरेक ने एक चार्ट साझा किया है जिसमें बताया गया है कि इससे पहले 8 दिनों या 71 दिनों में डिप्टी स्पीकर चुन लिया जाता था, लेकिन इस बार 891 दिनों से पद ये खाली पड़ा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।